गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू थी और रामू अपने पुराने साथी दुबले से गधे को लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे पर मन में चिंता तेज थी। चल रे मोती, धीरे धीरे ही सही। आज खेत देखना जरूरी है। रात भर सोचता रहा, इस बार भी फसल कम हुई तो घर कैसे चलेगा। तू भी कितना दुबला हो गया है। रुक, ये घास खा ले। खाली पेट काम नहीं होता, चाहे आदमी हो या जानवर। हाँ, समझ रहा हूं, तू भी मेरी तरह थक गया है, पर क्या करें, यही हमारा सहारा है। अरे रामू, इतनी सुबह निकल पड़ा। आज फिर खेत देखने जा रहा है क्या? हाँ काकी, देख तो लूं। पिछले हफ्ते जो पौधे खड़े थे अब वही पीले पड़ते दिख रहे हैं। दिल बैठ जाता है। हिम्मत रख बेटा, धरती कभी कभी देर से देती है मगर देती जरूर है। बस यही उम्मीद पकड़ रखी है, नहीं तो घर में बस 2 मटके अनाज बचे हैं। देखो, इसे भी जल्दी है। चल मोती, सूरज चढ़ने से पहले पहुंच जाए। रामू ने गधे की पीठ प्यार से थपथपाई। उसके स्वर में शिकायत कम, अपनापन ज्यादा था। गांव वाले जानते थे कि रामू गरीब है पर मेहनती है और ये गधा उसके लिए सिर्फ बोझ ढोने वाला जानवर नहीं, घर का साथी था। बस यही रहा हमारा खेत। दूर से ही हालत साफ दिख रही है। पत्ते झुक गए हैं, जैसे उनमें जान ही न बची हो। तू मत घबरा, पहले मेड़ तक चल, फिर आराम से देखेंगे क्या बचा है और क्या नहीं। खेत छोटा था और उसकी मिट्टी जगह जगह फट गई थी। कुछ पौधे अब भी खड़े थे, लेकिन उनमें वह हरियाली नहीं थी जो रामू के मन को तसल्ली दे सके। अरे रामू, सुबह सुबह चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? खेत देखकर आया या अभी देख रहा है? अभी पहुंचा हूं हरिया, पर दूर से ही समझ आ गया कि हालत अच्छी नहीं है। पानी कम पड़ा, ऊपर से बीज भी कमजोर निकले। इस साल सबकी मुश्किल है, पर तेरी जमीन तो ज्यादा प्यासा पड़ गई लगती है। कुएं से पानी खींचा था क्या? 2 बार खींचा, पर रस्सी पुरानी थी। आधा पानी रास्ते में बह गया, जो बचा वो भी कम पड़ा। पंचायत में नई नाली की बात चल रही थी। अगर बन गई तो अगले मौसम में कुछ सहारा मिल जाएगा। अगले मौसम तक घर कैसे पहुंचेगा, यही सोच रहा हूं। बीवी कह रही थी कि अनाज बचा कर चलो। बच्चा भी अब ज्यादा खाने लगा है। उधार की जरूरत हो तो बता देना, थोड़ा बहुत मैं संभाल दूंगा। तेरी बात ही बहुत है। अभी पहले ये देख लूं कि खेत में उम्मीद बची है या नहीं। तेरा गधा भी जैसे तेरी बात समझता है। बड़ा शांत जानवर है। शांत तो है, पर कभी कभी इसकी आंखें देखकर लगता है जैसे कुछ कहना चाहता हो। हरिया हल्की हंसी हंसा, मगर रामू की बात यूं ही हवा में नहीं गई। मोती सचमुच अलग था। वह अक्सर ऐसे देखता जैसे आसपास की बातों को सिर्फ सुन नहीं, समझ भी रहा हो। ये देखो, ऊपर से सूखा, नीचे से भी नमी कम। अगर 2 हफ्ते में कुछ न बदला तो आधी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, मुझे मालूम है कि तू भूखा है। ये ले, थोड़ी और घास खा ले। रामू ने अपनी छोटी गठरी खोली और मोती के आगे घास रख दी। खुद उसने बस पानी का एक घूंट लिया। उसकी आदत थी, पहले साथी फिर अपना हिस्सा। तू ही तो है जो हर दिन मेरे साथ चलता है। लोग कहते हैं गधा कुछ नहीं समझता, पर मैं जानता हूं तू मेरा दुख पहचानता है। अच्छा, अब इतना प्यार मत दिखा रहा, काम की बात करें। ये कोना क्यों देख रहा है तू? मोती ने घास छोड़ दी और खेत के दाहिने कोने की ओर बढ़ा। वहां मिट्टी का रंग थोड़ा गहरा था, जैसे नीचे कहीं नमी छिपी हो। अरे उधर क्या है? वहां तो मैं कल भी गया था, कुछ खास नहीं दिखा था।
इतना जोर से क्यों बोल रहा है? रुक रुक, मैं आता हूं। ये जगह बाकी खेत से थोड़ी ठंडी लग रही है। अजीब बात है, ऊपर सूखी पर नीचे जैसे कुछ और हो। क्या हुआ रामू? दूर से देख रहा था तेरा गधा एक ही जगह अटका हुआ है। यही तो समझ नहीं आ रहा, जैसे इसे इस कोने में कुछ मिला हो। देख, बार बार यहीं खुर मार रहा है। हो सकता है नीचे थोड़ी नमी हो। कभी कभी जानवर पहले भाप लेते हैं। अगर सच में नीचे पानी हुआ तो मेरी आधी चिंता यहीं खत्म हो जाएगी। रामू घुटनों के बल बैठ गया और उंगलियों से मिट्टी कुरेदने लगा। ऊपर की परत सूखी थी, पर थोड़ी नीचे जाते ही मिट्टी मुलायम महसूस हुई। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की चमक आई। हरिया, जरा ये फावड़ा पकड़ा ना, हाथ से तो देर लगेगी। ले, पर संभल कर, कहीं बस थोड़ी सी नमी हो और हम बेकार उम्मीद बांध लें। उम्मीद ही तो आदमी को खड़ा रखती है। बिना उसके खेत भी सूना लगता है और घर भी। फावड़े की 2-3 चोटों के बाद मिट्टी और नरम निकलने लगी। रामू तेजी से खोदने लगा और मोती एकटक उसी जगह देखता रहा, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि नीचे कुछ छिपा है। अरे रुक, ये देख, मिट्टी गीली हो रही है। सच? हट, जरा मुझे देखने दे। अरे, ये तो सचमुच भीगी है। मोती, तू तो कमाल निकला रे। अगर यहां पानी की नस हुई तो हमारा खेत बच सकता है। मैंने ऐसा पहले भी सुना है कि कुछ जानवर जमीन की नमी पहचान लेते हैं, पर इतनी साफ तरह, ये तो अनोखी बात है। अनोखी तो है। कल तक मैं इसे बस अपना साथी मानता था। आज लग रहा है जैसे ये मेरी किस्मत का दरवाजा दिखा रहा है। थोड़ा और खोदते हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि नीचे कितना दम है। हाँ, पर धीरे, मिट्टी बैठी हुई लग रही है। दोनों ने सावधानी से और थोड़ा खोदा। गहराई बढ़ते ही नीचे से ठंडी गीली मिट्टी की तेज गंध उठी। रामू की धड़कन बढ़ गई। ये शायद छोटा सा मौका था, पर उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। हरिया, अगर हम यहाँ छोटा गड्ढा बनाकर पानी रोक लें तो शायद 2 क्यारियां बच जाएं। 2 क्यों, मेहनत की तो आधा खेत संभल सकता है। पर काम आज से शुरू करना होगा। मैं करूंगा, दिन रात करूंगा। बस भगवान ने ये राह सच में खोली हो। हाँ भाई, तेरी मेहनत भी लिखूंगा इसमें। लौटते समय रामू के कदम सुबह से अलग थे। चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी, पर उसके भीतर उम्मीद की एक नई डोरी बन गई थी, और उस डोरी का सिरा उसके गधे मोती के अजीब व्यवहार से जुड़ा था। मोती, आज तूने जो किया है, अगर वो सच निकला तो मैं तुझे 2 गुनी घास खिलाऊंगा। और हाँ, अब कोई तुझे सिर्फ गधा कहेगा तो मैं कहूंगा ये मेरा समझदार साथी है। अरे आ गए। खेत देखकर क्या खबर लाए? चेहरे पर सुबह जैसी घबराहट नहीं दिख रही। घबराहट है, पर उसके साथ एक उम्मीद भी है। खेत के एक कोने में नीचे नमी मिली है और वहां हमें मोती ने पहुंचाया। मोती ने? ये कैसे? बार बार वही जगह सूंघता रहा, खुर मारता रहा। हमने खोदा तो नीचे गीली मिट्टी निकली। अगर वहाँ सच में पानी हुआ तो भगवान ने हमारी सुन ली। अभी कुछ पक्का नहीं, पर कल सुबह फावड़ा, टोकरी, रस्सी सब लेकर फिर जाऊंगा। मैं भी आऊंगी। घर का काम जल्दी निपटा दूंगी। नहीं, तू घर संभाल, मैं और हरिया शुरू करेंगे। पर हाँ, थोड़ा सूखा रोटी नमक बांध देना, काम लंबा चलेगा। देखो तो, जैसे इसे भी सब समझ आ रहा हो। इसकी आंखें आज कुछ अलग लग रही हैं। मुझे भी यही लगा। और एक बात और, जब हम लौट रहे थे, ये 2 बार पीछे मुड़कर उसी खेत की तरफ देखने लगा। मतलब शायद वहां सिर्फ नमी नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें अभी दिखा नहीं। रामू ने घर की देहरी पर रुककर
दूर खेतों की दिशा में देखा। मोती भी चुपचाप उसी ओर देख रहा था। डूबती नहीं, चढ़ती सुबह के बीच एक सवाल हवा में ठहर गया। क्या उस मिट्टी के नीचे सिर्फ पानी था या कोई और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था? अरे आ गए। खेत देखकर क्या खबर लाए? चेहरे पर सुबह जैसी घबराहट नहीं दिख रही। घबराहट है, पर उसके साथ एक उम्मीद भी है। खेत के एक कोने में नीचे नमी मिली है और वहां हमें मोती ने पहुंचाया। मोती ने? ये कैसे? बार बार वही जगह सूंघता रहा, खुर मारता रहा। हमने खोदा तो नीचे गीली मिट्टी निकली। अगर वहाँ सच में पानी हुआ तो भगवान ने हमारी सुन ली। अभी कुछ पक्का नहीं, पर कल सुबह फावड़ा, टोकरी, रस्सी सब लेकर फिर जाऊंगा। मैं भी आऊंगी। घर का काम जल्दी निपटा दूंगी। नहीं, तू घर संभाल, मैं और हरिया शुरू करेंगे। पर हाँ, थोड़ा सूखा रोटी नमक बांध देना, काम लंबा चलेगा। देखो तो, जैसे इसे भी सब समझ आ रहा हो। इसकी आंखें आज कुछ अलग लग रही हैं। मुझे भी यही लगा। और एक बात और, जब हम लौट रहे थे ये 2 बार पीछे मुड़कर उसी खेत की तरफ देखने लगा। मतलब शायद वहां सिर्फ नमी नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें अभी दिखा नहीं। रामू ने घर की देहरी पर रुककर दूर खेतों की दिशा में देखा। मोती भी चुपचाप उसी ओर देख रहा था। डूबती नहीं, चढ़ती सुबह के बीच एक सवाल हवा में ठहर गया। क्या उस मिट्टी के नीचे सिर्फ पानी था या कोई और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था? उसी पल जब खेत की दिशा में उठे सवाल अभी हवा में तैर ही रहे थे, रामू ने घड़ा दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और तेजी से घर के अंदर कदम रखा। मोती देहरी पर अड़ गया, जैसे पहरा दे रहा हो। अरे, इतना दबे पांव क्यों चल रहे हो? और ये क्या उठा कर लाए हो? धीरे बोल सीता, पहले किवाड़ आधे बंद कर दे, कोई देख न ले। अब तो और डर लग रहा है। खेत में आखिर मिला क्या? पहले ये घड़ा कोने में रख लेने दे, फिर सब बताता हूँ। रामू ने कमरे के अंधेरे कोने में पुरानी बोरी हटाई, घड़ा दीवार से सटाकर रखा और ऊपर से टूटी टोकरी टिका दी। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं रामू, सीधी बात कहो, मिट्टी में क्या था? पानी नहीं, उससे भी भारी चीज थी। भारी चीज? कैसी? सिक्के, पुराने, पीले, चमकते सिक्के, पूरा घड़ा भरा हुआ। क्या सच कह रहे हो? अपनी आंखों से देखा है। पहले मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। देखो, मोती भी जैसे किसी को आने से रोक रहा है। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, आवाज नीचे रख। बात बाहर गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर खेत में मिला है तो क्या वो हमारा हुआ या जमींदार का? बस यही बात मेरे मन को काट रही है। खुशी भी है, डर भी है। यह सुनते ही रामू की रीढ़ में ठंडक उतर गई। खेत पर कोई और भी दया था, यानी बात सिर्फ उनके बीच नहीं रही थी, या फिर कोई और भी उसी रहस्य की गंध पकड़ चुका था। और सुन, गांव के मुनीम जी भी उधर जाते दिखे थे। मुनीम? खेत की तरफ? किस लिए? बोले जमींदार ने मेढ़े देखने भेजा है, पर उनकी नजर मेढ़ों पर कम, जमीन पर ज्यादा थी। हे राम! देख, अगर कोई बात है तो बता, अकेले मत उलझना। हाँ, बताऊंगा। अभी जरा घर में जरूरी काम है। ठीक है, पर मैं शाम को फिर आऊंगा, और अगर मुनीम ने उस जगह पर हाथ डाला तो देर हो जाएगी। हरिया के कदम धीरे धीरे दूर चले गए, लेकिन उसके शब्द कमरे में अटक गए। मुनीम खेत तक पहुंच चुका था और शाम तक लौटने वाला हरिया जवाब भी चाहता था। अब क्या करेंगे? शाम तक हरिया आएगा और मुनीम भी खेत तक पहुंच चुका है। अब छिपे रहने से काम नहीं चलेगा, हमें आज ही फैसला करना होगा। एक ही रास्ता है, रात होने से पहले इसे ऐसी जगह रखना होगा जहां कोई सोच भी न सके। पर कहाँ? पुराने कुएं के पीछे जो सूखी घास का ढेर है, उसके नीचे मिट्टी नरम है। वहां तक ले जाते किसने देख लिया तो? तब मोती आगे चलेगा। अगर कोई आया, ये पहले ही बता देगा। और हरिया, उसे कब तक टालोगे? अगर मजबूरी हुई
तो आधा सच बताऊंगा, पूरा नहीं। आधा सच भी कभी कभी पूरा तूफान बुला देता है। जानता हूं, पर अब तूफान दरवाजे तक आ चुका है। छोटे से कमरे में अचानक जैसे हवा भी भारी हो गई। मिट्टी, पसीने और नए डर की गंध एक साथ खुल गई। सीता की आंखों में चमक थी, पर माथे पर चिंता की रेखा भी। घड़ा खोलकर देखा था ना, कहीं तुमने मिट्टी की चमक को सोना समझ लिया हो। नहीं, मैंने एक सिक्का हाथ में लिया था। वजन अलग था, रंग अलग था। कितने होंगे? गिनने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस इतना समझ आया कि बहुत है। हे भगवान, इतने साल की तंगी एक घड़े में बंद पड़ी थी। धीरे, नाम भी मत लो जोर से, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पहले समझेंगे कि बात कितनी बड़ी है। हरिया को? उसे तो मालूम है कि तुम उसी जगह गए थे। अगर वो भी वहाँ गया और उसे गड्ढा दिख गया तो? हरिया को बस नमी वाली बात पता है, घड़े की बात नहीं। मैंने ऊपर की मिट्टी बराबर कर दी थी, पर पूरी तरह निशान मिटा नहीं पाया। मतलब देर की तो आफत है। हाँ, और जल्दी की तो उससे बड़ी आफत। ये फिर बेचैन हुआ। कोई बाहर से गुजरा क्या? मैं देखता हूँ, तू यहीं रह, घड़े के पास। रामू धीरे से देहरी तक गया। गली में एक बूढ़ी औरत पानी भरकर लौट रही थी। 2 बच्चे धूल में खेल रहे थे। सब सामान्य था, मगर उसका मन सामान्य नहीं रहा। बाहर तो कोई खास नहीं, पर दिल कह रहा है कि सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। एक बात बताओ, घड़ा तुम्हें मिला कैसे? मोती ने ही इशारा किया था ना? हाँ, वही बार बार उसी जगह खुर मार रहा था। पहले मुझे गुस्सा आया, फिर मिट्टी हटाई और घड़े का मुंह दिखा। तो ये सच में हमें वहाँ तक ले गया? आज इसकी आंखें यूं ही अलग नहीं लग रही थी, जैसे इसे पहले से खबर हो। खुशी आदमी को उड़ाती है, डर उसे जमीन से बांध देता है। रामू और सीता के साथ यही हो रहा था। एक घड़ा उनके सपनों को खोल रहा था, और उसी घड़े का रहस्य उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। अगर ये सच में सोना है तो हम कर्ज उतार सकते हैं, छप्पर ठीक करवा सकते हैं। हाँ, और बैल भी खरीद सकते हैं। हर मौसम मजदूरी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। सब हो सकता है, अगर ये बात हमारे हाथ से फिसली नहीं। मुझे डर हरिया से भी लग रहा है। वो सीधा है, पर बात छिपा नहीं पाता। हरिया से ज्यादा डर मुझे जमींदार के मुनीम से है। उसे भनक लगी तो वो खेत अपना बता देगा। सही कह रहे हो, वो तो बिना देखे भी दावा कर देगा। दरवाजे पर खड़ा मोती सचमुच रखवाले जैसा लग रहा था। उसका कान हर आहट पर खड़ा हो जाता और गर्दन गली की ओर तन जाती, जैसे खतरा अभी दूर नहीं हुआ था। सुनो, कोई आया है। चुप, एक शब्द मत बोलना। मोती की आवाज इस बार अलग थी, तेज, चेतावनी भरी। रामू ने झट से टोकरी सीधी की, बोरी को और फैला दिया और घड़े के आगे पुराना हल टिकाकर रास्ता ढक दिया। अरे रामू, घर पर है क्या? चलना नहीं था क्या खेत की तरफ? हाँ रे हरिया, हूँ घर पर, बस थोड़ा काम अटक गया। दरवाजा क्यों आधा बंद है? और मोती मुझे देखकर इतना चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं, सुबह से कुछ चंचल है। तू बता, क्या बात है? मैं खेत की ओर गया था। उस नमी वाली जगह के पास मिट्टी कुछ उल्टी पुल्टी लगी। तू गया था ना वहां? शायद सुबह ये देखने गए थे कि पानी फिर ऊपर आया या नहीं। अच्छा, पर एक और बात है। क्या? वहां मुझे जूते का नया निशान दिखा और वो हमारा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वही चेहरा, आधी खुशी आधा भय। बाहर धूप तेज हो रही थी, पर घर के भीतर जैसे शाम उतर आई थी। घड़ा चुप था, पर उसके कारण सब कुछ बोलने लगा था। सुनो, अगर मुनीम को सच में कुछ भनक है तो वो अकेला नहीं आएगा। ये फिर बाहर देख रहा है। कौन है अब? रामू ने धीरे से किवाड़ की दरार से झांका। गली के मोड़ पर धूल उठ रही थी। 2 परछाइयां घर की तरफ बढ़ रही थी। एक हरिया की लग रही थी और दूसरी मुनीम की। सीता, वे दोनों यहीं आ रहे हैं। और घड़ा? अब या तो राज बचाएंगे या सब कुछ हाथ से गली के चला मोड़ जाएगा। पर उठी धूल अब दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। रामू ने किवाड़ से नजर हटाई तो उसके चेहरे पर फैसला साफ था। सीता ने घड़े को देखा,
फिर दरवाजे को। मोती कान खड़े किए खड़ा था, जैसे उसे इंसानों से पहले खतरे की बू आ गई हो। पीछे वाले आंगन से निकलते हैं, अभी इसी वक्त। पर अगर उन्होंने देख लिया तो? सामने रुकेंगे, सवाल करेंगे, घर टटोलेंगे। हमें उनके रुकने से पहले निकलना होगा। इसे भी समझ आ गया है कि बात बिगड़ गई है। घड़ा मैं उठाता हूं, तुम बस चुपचाप मेरे पीछे आओ। सीता ने जल्दी से ओढ़नी सिर पर खींची। रामू ने घड़े को कपड़े में लपेटकर सीने से कस लिया। सामने दरवाजे पर पहली दस्तक पड़ी और उसी के साथ तीनों पिछवाड़े की अंधेरी पगडंडी पर उतर गए। अरे रामू, घर में हो तो दरवाजा खोलो। हमने देखा है, भीतर दिया जल रहा है। जल्दी चलो, उनकी आवाज पास आ रही है। सांस भी धीरे लो, आज हवा भी हमारे खिलाफ लग रही है। पीछे से किवाड़ हिलने की आवाज आई, पर तब तक वे नीम के पेड़ की ओट में पहुंच चुके थे। रात गहरी थी, पर डर उससे भी गहरा। पगडंडी पर चांदनी ऐसे बिछी थी जैसे किसी ने सफेद कपड़ा डाल दिया हो। दूर पुराना मंदिर अंधेरे में धुंधला दिख रहा था। रामू घड़े को सीने से लगाए चला जा रहा था और सीता हर 10 कदम पर मुड़कर देखती थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग पीछे आ गए तो? घर खाली मिलेगा तो समझ जाएंगे कि हम निकले हैं, इसलिए मंदिर तक जल्दी पहुंचना होगा। तुमने मंदिर ही क्यों चुना? क्योंकि वहां अब कोई नहीं जाता। टूटी दीवारें हैं, सूना आंगन है और पीछे तहखाने जैसा कोना भी है। देखो, ये फिर पीछे देख रहा है। मोती बेवजह नहीं रुकता, कुछ सुन रहा होगा। हवा में सूखे पत्ते सरके। सीता ने कदम रोक दिए। कुछ पल तीनों बिल्कुल स्थिर रहे, फिर दूर कहीं कुत्ते भौंके और रात फिर से चुप हो गई। मुझे लगा कोई हमारे पीछे चल रहा है। डर की चाल भी कदमों जैसी लगती है। चलो। डर ही तो सच बता रहा है, मुनीम अकेला नहीं होगा। हरिया उसके साथ है, वो रास्ते जानता है, इसलिए हमें मंदिर के सामने से नहीं, पीछे से जाना होगा। चुप मोती, आवाज मत कर। लेकिन मोती इस बार चुप नहीं हुआ। उसने गर्दन उठाकर मंदिर की दिशा में देखा और एकदम तेज कदम बढ़ा दिए, जैसे उसे वहां कुछ पहले से मालूम हो। रामू और सीता ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल पड़े। मंदिर सामने था, टूटी सीढ़ियां, फटी दीवारें और बरगद की जड़ों से जकड़ा पुराना चबूतरा। चांदनी में सब कुछ साफ भी दिख रहा था और डरावना भी। मोती सीढ़ियों तक गया, फिर अचानक दाहिनी तरफ मुड़कर सूंघने लगा। अरे, उधर क्यों जा रहा है? इसे कुछ मिला है क्या? मोती ने मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ नहीं, बल्कि बगल की टूटी दीवार के पास जमीन कुरेदनी शुरू कर दी। वहां झाड़ियों के पीछे पत्थरों की आधी ढकी सीढ़ियां दिखीं, जैसे किसी पुराने रास्ते का मुंह बरसों बाद खुला हो। ये तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी नहीं। गांव वाले कहते थे यहाँ नीचे कोई भंडार घर था। क्या घड़ा यहीं छिपाएंगे? अगर जगह सूखी हुई तो हाँ, ऊपर छोड़ना ठीक नहीं। रामू झुककर नीचे देखने लगा। सीढ़ियां सकरी थी पर उतरने लायक। भीतर से ठंडी हवा आई। मोती बिना डरे पहले पायदान पर खड़ा हो गया, जैसे रास्ता वही दिखा रहा हो। अंधेरा बहुत घना है। ऊपर रहेंगे तो मुनीम के हाथ लगेंगे, नीचे जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ऊपर मंदिर की टूटी घंटी हवा से हिली और उसकी हल्की सी टनकार उस सुनसान रात में और भी खाली लगने लगी। तहखाना छोटा था, पर पूरी तरह बंद नहीं। एक ओर दीवार धसी हुई थी, दूसरी ओर पत्थर का पुराना चबूतरा पड़ा था। जमीन सूखी थी। रामू ने राहत की सांस ली, पर सीता की नजर हर कोने में खतरा ढूंढ रही थी। बस यही रख देते हैं, पत्थरों के नीचे दबा देंगे। और कल उजाला होते ही सोचेंगे किसे भरोसे में लेना है। अभी रात काटनी है। किसे भरोसे में लोगे? गांव में बात छिपती कहाँ है?
सही कह रही हो, पर अकेले भी नहीं संभलेगा। रामू ने घड़े को कपड़े से खोला। मिट्टी का वही घड़ा जिसने उनके घर की हवा बदल दी थी। सीता ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, जैसे यकीन करना चाहती हो कि यह सपना नहीं है। जब से ये मिला है चैन गया है। पर शायद इसी में हमारी मुसीबत का जवाब भी है। या मुसीबत की जड़ यही है। तभी ऊपर से हल्की सी आहट आई, जैसे कोई सूखी घास पर पैर रखकर रुका हो। रामू का हाथ घड़े पर ही थम गया। मोती ने गर्दन उठाई और कान तान दिए। सुना तुमने? हाँ, कोई ऊपर है। चुप मोती। ऊपर से एक और आवाज आई, इस बार साफ। किसी ने टूटी सीढ़ी पर पैर रखा था। फिर बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक नहीं, 2 आदमी थे। वे पहुंच गए, अब क्या करें? शायद सामने से खोजते खोजते इधर आ गए। सीढ़ियों के मुंह पर पीली रोशनी डोली। किसी ने ऊपर लालटेन उठाई थी। तहखाने की दीवार पर लंबी परछाइयां कापी। रामू ने घड़े को चबूतरे के पीछे सरकाया और सीता उसके आगे खड़ी हो गई। मोती सीढ़ियों की तरफ टेढ़ा होकर खड़ा था। मैंने कहा था ना, ये लोग मंदिर की तरफ ही आए होंगे। धीरे बोल, अगर नीचे हैं तो भागने ना पाए। वे सचमुच यही हैं। जब तक नीचे नहीं उतरते हम चुप रहेंगे। मोती अचानक पीछे नहीं हटा। उसने सीढ़ियों के सामने अपने पैर जमा दिए और जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज तहखाने में गूंजी और ऊपर तक जा पहुंची। गधा नीचे है, मतलब लोग भी नीचे ही होंगे। मैं उतरता हूं। अब छिपना बेकार है। नहीं, अभी एक पल भी कीमती है। जैसे ही हरिया ने पहला कदम नीचे रखा, मोती ने अचानक सीढ़ियों की तरफ झटका मारा। उसका शरीर सीढ़ी से टकराया और ऊपर रखी ढीली ईंटें खिसक कर नीचे लुढ़कने लगी। हरिया घबरा कर पीछे हटा। अरे संभल, सीढ़ी टूट रही है। लालटेन सीधी रख, नीचे मत गिराना। मोती ने उन्हें रोक दिया। समझदार है, हमसे भी ज्यादा। कुछ क्षणों के लिए ऊपर अफरा तफरी मच गई। यही मौका था। रामू ने तहखाने की धसी दीवार की तरफ देखा। वहां ईंटों के पीछे एक संकरा सुराख था, जिसमें से ठंडी हवा आ रही थी। सीता, उधर देखो, शायद बाहर निकलने का रास्ता है। इतना छोटा, हम निकल पाएंगे? कोशिश करनी होगी, वरना वे नीचे आ जाएंगे। रामू ने ईंटें हटानी शुरू की। सीता भी झुक गई। ऊपर मुनीम की झुंझलाई आवाज फिर सुनाई दी। सीढ़ियां अभी थमी थीं, पर ज्यादा देर नहीं। हरिया, दूसरी तरफ से उतर, उन्हें निकलने का मौका मत दे। दूसरी तरफ? क्या ऊपर और भी रास्ता है? अगर है तो हम फंस गए। जल्दी करो। ईंटों के पीछे की मिट्टी ढही और सुराख थोड़ा खुला। बाहर रात की हवा साफ महसूस हुई। मोती ने फिर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर रामू की ओर, जैसे कह रहा हो, पहले तुम निकलो। पहले घड़ा निकालो। हाँ, वही तो सबसे पहले जाएगा। रामू ने चबूतरे के पीछे हाथ डाला, पर उसका हाथ खाली लौटा। वह एक पल के लिए जड़ हो गया। सीता ने घबराकर दूसरी तरफ टटोला। घड़ा वहां नहीं था। घड़ा कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। उसी क्षण तहखाने के दूसरे अंधेरे कोने से मिट्टी खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां मौजूद था, और घड़ा अब उसके हाथ में था। कोने में एक परछाई हिली। रामू ने सांस रोक ली। सीता ने मोती की रस्सी कसकर पकड़ी। घड़ा गायब था, और अब साफ था कि तहखाने में वे तीनों अकेले नहीं थे। कौन है? बाहर आ। छिपकर क्या मिलेगा? शोर मत करो, मैं भी फंसा हुआ हूँ। अगर फंसे हो तो घड़ा लेकर क्यों बैठे हो? मिट्टी के पीछे से एक दुबला आदमी घड़ा पकड़े बाहर आया। उसके कपड़े भी धूल से भरे थे। चेहरा देखते ही रामू की आंखें सिकुड़ गईं। तू? हरिया? हाँ, मैं ही हूँ। मारना हो तो बाद में मार लेना, पहले यहाँ से निकलो। ऊपर का रास्ता आधा बंद है। घड़ा दे इधर, अभी। दूंगा,
लेकिन मेरी बात भी सुन लो, मैं इसे चुराने नहीं आया था, मुझे इसे छिपाने भेजा गया था। किसने भेजा? साहूकार ने। उसने कहा था पुराना घड़ा तहखाने में दबा दो, फिर गांव में कहेगा कि उसके घर से सोना चोरी हुआ है और इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालेगा। इसलिए वो हमें बार बार डराता था। हाँ, और जब मैं घड़ा रखने आया, ऊपर से ईंटें खिसक गई। मैं इसी कोने में अटक गया। तुम लोग आए तो मैं डर गया। कुछ पल के लिए तहखाने में सिर्फ सांसों की आवाज रही। रामू के चेहरे पर गुस्सा आया, फिर ठहर गया। अब लड़ाई का समय नहीं था, बाहर निकलना था और सच को बाहर ले जाना था। ठीक है, पहले घड़ा सीता को दे, फिर रास्ता खोलते हैं। ले लो। और सुनो, मैं चौपाल में सबके सामने सच बोलूंगा। बोलना ही पड़ेगा, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। मोती ने सीढ़ियों की तरफ गर्दन उठाई, जैसे रास्ता याद दिला रहा हो। चारों ने मिलकर ढही हुई मिट्टी हटानी शुरू की। बाहर की हवा अब पहले से साफ और करीब लग रही थी। सीता, तुम पहले निकलो, घड़ा संभाल कर। नहीं, पहले घड़ा फिर मैं। अगर हाथ फिसला तो सब खत्म। ठीक है, धीरे, ऊपर पकड़ लो। घड़ा सुराख से बाहर गया, फिर सीता निकली। उसके बाद रामू ने हरिया को ऊपर धकेला। उफ, लगा था यहीं दम निकल जाएगा। अभी शुक्र मनाओ, असली काम बाकी है। हाँ, सुबह होते ही सीधे चौपाल चलेंगे। अगर साहूकार ने मुझे झूठा कहा तो मैं बोलूंगा, सीता बोलेगी और ये घड़ा भी बोलेगा। और तेरे कपड़ों की मिट्टी, तेरे हाथों के निशान, सब दिखेगा। रात की ठंडक अब पीछे छूट रही थी। तीनों इंसान और एक गधा थके हुए, धूल में सने, लेकिन अब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। मैंने बहुत दिन चुप रहकर गलती की। गलती सुधर जाए तो देर पूरी बर्बाद नहीं होती। बस चौपाल पहुंचकर डगमगाना मत। नहीं डगमगाऊंगा, आज नहीं। मोती की आवाज सुनकर तीनों पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। रात ने उन्हें डरा दिया था, पर उसी रात ने उन्हें सच तक भी पहुंचा दिया था। सुबह होते होते उनके कदम गांव की ओर मुड़ गए। रामू के कपड़ों पर मिट्टी थी, आंखों में जागी हुई रात की थकान थी, लेकिन उसकी चाल में अब डर नहीं, साफ दृढ़ता थी। अरे रामू, यह क्या हाल बना रखा है? सीता, तू ठीक तो है? हम ठीक हैं। सबको चौपाल पर बुलाओ, अभी। क्या हुआ है? बड़ा झूठ खुलना है सबके सामने। बात आग की तरह फैल गई। लोग रुकने लगे। कोई कुएं से लौट आया, कोई बैल बांधकर उधर चल पड़ा। चौपाल की ओर जाते जाते उनके पीछे छोटी भीड़ बन गई। ये हरिया भी साथ में है? हाँ, और आज मैं छिपूंगा नहीं। घड़े में क्या है? सच, और उसी का बोझ सबसे भारी है। चौपाल के पास पहुंचते ही लोगों की फुसफुसाहट तेज हो गई। उसी समय साहूकार भी अपने आंगन से निकला। उसके चेहरे पर बनावटी सख्ती थी, पर आंखों में घबराहट साफ तैर रही थी। सुबह सुबह ये तमाशा किस लिए? तमाशा नहीं, हिसाब। किस बात का हिसाब? झूठ का, धमकी का, और उस चाल का जिसमें हमें फंसाना था। समझ में नहीं आता तुम क्या बक रहे हो। समझ तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है मालिक। हरिया के मुंह से मालिक सुनते ही भीड़ और पास खिसक आई। साहूकार का चेहरा तन गया। उसने एक पल घरे की ओर देखा, फिर नजर फेर ली। चौपाल पर सन्नाटा उतर आया। एक तरफ गांव वाले, दूसरी तरफ साहूकार। बीच में रखा घड़ा अब सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था, वह उस रात की पूरी सच्चाई का गवाह बन चुका था। सब लोग सुन लो, रात को हम पुराने तहखाने में फंस गए थे। वहां ये घड़ा मिला, फिर गायब हुआ, और अंधेरे कोने से हरिया निकला। झूठ, ये सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। अगर नाटक है तो पहले हरिया की बात सुन लो। मैंने घड़ा वहां रखा था, अपने मन से नहीं, साहूकार के कहने पर। उसने कहा था बाद में चोरी का इल्जाम रामू पर लगाया जाएगा। क्या सच है यह? ये मुनीम निकम्मा है, अपनी जान बचाने को कुछ भी बोलेगा। मेरी जान बचती तो मैं भाग जाता, चौपाल क्यों आता? और ये देखो, घड़े के मुंह पर
तुम्हारे घर की बोरियों वाला वही लाल कपड़ा बंधा है। और हरिया के हाथ पर वही लोहे की खरोच है जो तहखाने की टूटी कुंडी से लगी, हम सबने देखी है। गांव के बूढ़े मुखिया आगे बढ़े। उन्होंने घड़े का कपड़ा देखा, फिर हरिया के हाथ की खरोंच, फिर साहूकार की ओर देखा, जो अब पहली बार जवाब खोजता हुआ लग रहा था। साहूकार, साफ साफ बोल, ये घड़ा तेरे घर का है या नहीं? घड़ा मेरे घर जैसा तो है, पर इससे क्या साबित होता है? इससे शुरुआत साबित होती है। पूरी बात मैं बताता हूं। तुमने कहा था रामू कर्ज नहीं चुका पाएगा, पहले बदनाम करो फिर खेत ले लो, यही कहा था ना? हाय राम। चुप, सब झूठ है। अगर झूठ है तो मेरी तरफ देखकर बोल। साहूकार ने रामू की आंखों में देखा, पर उसकी अपनी निगाह टिक नहीं पाई। चौपाल पर खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगे। शक अब साहूकार की ओर मुड़ चुका था। तू हमें डराता रहा, कभी कर्ज का नाम लेकर, कभी चोरी का, पर आज हम डरकर नहीं आए, सच लेकर आए हैं। गांव के सामने छल किया गया है, ये छोटा मामला नहीं। अब बात सिर्फ एक परिवार की नहीं रही थी। चौपाल पर खड़े हर आदमी को समझ आ गया कि आज फैसला नहीं हुआ तो कल किसी और के साथ यही होगा। साहूकार, आखिरी बार पूछता हूँ, मानता है या नहीं? मैंने गलती की। कर्ज का डर दिखाकर मैं रामू का खेत लेना चाहता था। घड़ा छिपाने की बात भी मैंने ही कही थी। बस यही सच था। मेरे हिस्से की बात भी सुनो। हमें बदनाम किया गया, जान का खतरा हुआ और रात भर हम मौत के मुंह में फंसे रहे। सही कहा। इसलिए फैसला ये है, रामू का कर्ज आज से खत्म माना जाएगा। साहूकार उस पर कोई दावा नहीं करेगा। ठीक है, सही है, यही न्याय है। और आर्या, तूने देर से सही सच बोला। तू अब इस आदमी की नौकरी नहीं करेगा, गांव के काम में हाथ लगाएगा, मेहनत करेगा और साफ जीवन जिएगा। मैं मानता हूं, यही करूंगा। मेरा क्या होगा? तू गांव से बाहर नहीं किया जा रहा, पर तेरे लेन देन अब अकेले नहीं होंगे, पंचायत की निगरानी में होंगे। फिर कभी ऐसी चाल चली तो जगह नहीं बचेगी। साहूकार ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज, जो हमेशा ऊंची रहती थी, अब खो गई थी। चौपाल में पहली बार रामू ने अपने कंधों से बोझ उतरता महसूस किया। चलो रामू, अब घर चलते हैं। हाँ, पर पहले एक बात, मैं अपना खेत फिर संवारूंगा, मेहनत से, और किसी डर में नहीं जीऊंगा। और अगर काम की जरूरत हो तो मैं भी आऊंगा। आना, इस बार सीधा काम होगा, छिपा कुछ नहीं। चौपाल में हल्की हंसी फैल गई। रात का अंधेरा अब पूरी तरह पीछे छूट चुका था। सामने धूप थी, खुला रास्ता था और एक ऐसा जीवन था जो डर नहीं, सच्चाई पर टिकेगा। चल मोती, अब अपने घर। नया दिन है, सचमुच नया।